हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DFA IAS प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री पर मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम क्या करेंगे, यूनिट 1, ठीक है। आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमने क्या किया, लेक्चर सीरीज़ आपकी स्टार्ट की है। और इसी में आपका यूनिट 1 MP हिस्ट्री से रिलेटेड है, यूनिट 2 आपकी इंडियन हिस्ट्री से, और यूनिट 2 से मैंने आपकी 2 लेक्चर्स ऑलरेडी ले लिए हैं, आप उनको देखिए। फर्स्ट लेक्चर आपका ऐतिहासिक स्रोत से है और आपका जो सेकेंड लेक्चर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, और इनमें से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, ठीक है। तो आप ज़रूर वीडियो देखिए, ठीक है, दोनों वीडियो देखिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं आपकी यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर, यानी आपके मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है, जिसमें हम आज क्या करेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। तो आप ये बोलेंगे कि मैंने आपको यूनिट 2 में जब आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई तो उसमें प्रागैतिहासिक काल क्यों नहीं पढ़ाया। तो इसका रीज़न ये है कि दोस्तों आपका क्वेश्चन इनमें से नहीं आए हैं, ठीक है। मैंने आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को गाइडलाइन लेते हुए मैंने आपकी क्या किया, पूरी लेक्चर सीरीज आपकी बना रही हूँ, और उन्हीं टॉपिक्स को लेना है, क्योंकि 10 डेज़ में आपकी पूरी हिस्ट्री को कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसमें से क्या हो रहा है, क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो आपके अगर प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चंस आएंगे भी तो आपके मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, अभी इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी साइट्स मिली हैं आपकी, ठीक है, जैसे भीमबेटका। तो ये आपका वैसे ही इंडिया के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो हम MP को फोकस करते हुए ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि आपका MPPSC का है। अगर आपका कोई आपके इस आपका क्या है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो तो आप इंडिया हिस्ट्री को आप फोकस करें। अभी आपका MP का एग्ज़ाम है, MP में तो आप MP को फोकस करते हुए ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जब मानव क्या होता था, लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, ठीक है। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको हिंदी भाषा में पढ़ा रही हूँ, मेरे पास जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, मैं लिखकर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, भाषा और आपकी लिपि, ठीक है। जब ये दोनों ही नहीं होंगे तो मैं आपसे जुड़ कैसे पाऊंगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस समय लोगों के पास लिपि नहीं थी, भाषा का ज्ञान नहीं था, तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते थे। तो क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक है। तो गुफाओं में जब वो क्या करते थे, तो उन्हीं की दीवारों पर चित्र को रेखा से उकेरते रहते थे, और उसी से क्या होते थे, एक दूसरे से वो क्या करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन कोई भी लिपि वगैरह ऐसा नहीं था। तो इसी काल को क्या बोला था, प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में धीरे धीरे मानव ने क्या किया, उसके रहन सहन में थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए, और जब एक ड्रास्टिक चेंज, एक वाइड चेंज आया, तो उसी पर उस काल को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर लिया गया, और उसी को 3 कालों में बांट दिया गया। एक आपका पुरा पाषाण काल, उस विकास के आधार पर आपका पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। अभी पाषाण क्या है, तो पाषाण का मतलब आपको पता है क्या होता है, पत्थर। तो पत्थरों के विकास का भी क्रम इसमें आता है, ठीक है। कि पहले क्या, पत्थरों का यूज़ ऐसा क्या करते थे, जो मानव होते थे वो के पत्थरों को एज अ औजार वो क्या करते थे, यूज़ करते थे खेती वगैरह करने के लिए, ठीक है। आपके कृषि वगैरह करने, पेड़ों को काटने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके लिए ये औजार होता था, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों का, जो नुकीले पत्थर उनको मिलते थे, उनसे वो क्या करते थे, डायरेक्ट जानवरों को मार कर और उनका वो मांस खाते थे। तो पुरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो पुरा पाषाण काल में क्या था कि लोग एकदम बहुत ही कहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब भी होता था कि हमारा पेट भरना चाहिए कैसे भी हो। तो वो क्या करते थे कि जानवरों को ऐसे ही मारकर उनको कच्चा खा जाते थे, ठीक है। जो भी उनको मिलता था वनों से वो उनको संग्रह करते थे और उनको खाते थे, ठीक है। तो खाद्य संग्राहक थे, घूम फिर कर वो विचरण करते थे, एक जगह उनका ठिकाना नहीं था रहने के लिए, और क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और कच्चा उनको खा जाते थे, ठीक है। पत्थरों की इनमें क्या था कि जैसे प्रकृति से नुकीले पत्थर उनको मिलते थे, बड़े बड़े जो भी हों, वो उनको एज अ औजार वो क्या करते थे, यूज़ करते थे। उनमें अपना उनका 1% का भी यहाँ पे क्या था, दिमाग नहीं था, ठीक है। फिर यहाँ की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं,
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो कौन सी, आपकी नर्मदा घाटी, सोन घाटी और बेतवा घाटी। तो सोन घाटी, नर्मदा घाटी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आपके पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य से प्रथम मानव के क्या हुए हैं, आपके साक्ष्य मिले हैं। फिर बाकी सोन घाटी और बेतवा घाटी भी स्थल कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स, तो आपका भीम बेटिका भी है, सागर भी है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्थल हैं और इनको खोज करने वाला कौन है, तो विष्णु वाकड़कर। भीम बेटिका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पुरा पाषाण के साथ साथ आपके मध्य पाषाण काल के भी क्या मिले हैं, स्थल प्राप्त हुए हैं। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ पर क्या चेंज आया है, इसके बीच में क्या ऐसा चेंज हुआ कि हमने इसका काल ही चेंज कर दिया। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, ठीक है। इसको एक माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। तो माइक्रोलिथिक का मतलब क्या है, माइक्रोलिथिक का मतलब होता है कि सूक्ष्म औजार, औजारों का सूक्ष्म हो जाना। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जो मानव थे वो क्या करने लगे थे कि धीरे धीरे औजारों को क्या करने थे, पॉलिश करके छोटा करने लगे, अपने हिसाब से उनको बनाने लगे ताकि कैरी करने में क्या हो, उनको सुविधा हो। तो पत्थरों का जो आकार था वो छोटा हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, आग की खोज हो गई, ठीक है। तो जो यहाँ पर कच्चा मांस खाते थे, यहीं पर आकर वो क्या करने लगे, मांस को पकाकर खाने लग गए, ठीक है। अब आपको सबको पता है, हमने 6th क्लास में ही पढ़ाया था कि आपकी आग का आविष्कार कैसे हुआ। तो दो पत्थर को रगड़ रहे थे तो चिंगारी निकली, तो पूरा जंगल जल गया, सूखा जंगल, और इसी से पता चल गया कि उनको क्या है, आग भी होती है, ठीक है। अग्नि की क्या हुई, खोज हुई, आविष्कार नहीं हुआ। आप आविष्कार गलत वर्ड लेते हैं, आविष्कार होता है किसी नई चीज का क्या करना, आना। लेकिन यहाँ पर ये चीज पहले से ही है, प्रकृति में अग्नि पहले से ही है। उस अग्नि की क्या हुई, लोगों को जानकारी हुई, तो उसको बोलते हैं खोज। तो यहाँ पर क्या हुई, आपकी आग की खोज हुई, ठीक है। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वो नर्मदा, बेतवा, चंबल, ठीक है। भीम बेटिका इम्पोर्टेंट स्थल है, आपको पता है भीम बेटिका से आपके पुरा के साथ साथ मध्य पाषाण काल के भी मिले हैं साक्ष्य। अब हम आते हैं नवपाषाण काल पे। तो नवपाषाण काल में ऐसे क्या चेंज हुए, तो यहाँ पर भी आपके दो चेंज हुए, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट और एकदम वाइड चेंज आया वो क्या था, कृषि, ठीक है। कृषि का क्या हो गया, यहाँ पर आपका विकास हो गया। कैसे विकास हो गया, यहाँ पर लोग क्या पेड़ पौधे उगाने लग गए। अब पेड़ पौधे उगाने की समझ कैसे आई उनको, पेड़ पौधे उगाने की समझ कैसे आई उनको, कि उन्होंने क्या किया, खाकर बीज इधर उधर फेंक रहे थे और बीजों से क्या होने लगे, अंकुरित होने लगे और पेड़ निकलने लगे। तो उनको ध्यान आया कि अरे यार इनसे पेड़ निकलते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या की, कृषि करना शुरू कर दी, ठीक है। और आपको पता है कि अब जब उनको खाने पीने के लिए चीज़ें अपने आसपास ही मिल रही है तो वो घूमने क्यों जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपका वो एक जगह बसना शुरू हो गए। तो कृषि से क्या हुआ, उनमें एक स्थायित्व आ गया, ठीक है। कृषि क्या लेकर आई, उनमें एक स्थायित्व लेकर आ गई। अब वो क्या होने लगे, धीरे धीरे एक जगह, क्योंकि इनके कृषि के साथ साथ आपको पता है पशुपालन का भी विकास हो गया। तो इनकी रक्षा के लिए वो क्या होने लगे, एक जगह स्थिर होकर रहने लग गए। तो ये हैं आपके तीनों काल। अब नवपाषाण काल से इम्पोर्टेंट जो आपकी साइट्स हैं वो हैं कौन कौन सी, एरण, एरण आपको पता है यहाँ से सती प्रथा के सबसे प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो एरण, आदमगढ़, जतकरा। अब ये मत बोलेगा कि नवपाषाण काल में सती प्रथा था, नहीं। एरण एक ऐसी जगह है जो बाद में क्या था, यहाँ पर जैसे जैसे लोग मानव सभ्यताएं बसने लगी, वंश वंश आए, तो यहाँ से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है इस जगह से। तो इस जगह में आपके पाषाण काल के भी क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है। तो एरण, आदमगढ़, जतकरा, दमोह, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी साइट्स हैं। इनको हम सबको आपका मैप में देखेंगे एमपी के, आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप जब तक मैप में नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें विजुअलाइज नहीं होंगी, इसलिए आप आगे तक बने रहिएगा। फिर देखिए, नवपाषाण काल के बाद आपका कौन सा काल आया, आपका एक ताम्रपाषाण काल आया। यानी हम कहते हैं कि प्राग ऐतिहासिक के बाद आपका डायरेक्ट आधे ऐतिहासिक यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के और आपके प्राग ऐतिहासिक काल के बीच, ठीक है, इन दोनों कालों के बीच आपका एक क्या था, बीच में काल था जिसमें क्या हुआ, तांबे की खोज हो गई, ठीक है। तांबे की खोज हो गई। तो तांबा, दो क्वेश्चन बनते हैं, तांबा ऐसी प्रथम धातु है जिसकी मानव ने क्या की, सर्वप्रथम खोज की, ठीक है। तो जब तांबे की खोज होने लगी तो पाषाण की जगह क्या यूज होने लगे, तांबे भी यूज होने लगे, ठीक है। तांबा यूज होने लगा तो ताम्र पाषाण काल उसको कहा गया, ठीक है। अभी ताम्र पाषाण काल में जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं आपके एमपी में वो है मालवा। मालवा सबसे इम्पोर्टेंट साइट है, पूरा मालवा वाला जो क्षेत्र है, मालवा वाला जो पूरा क्षेत्र है वो आपका क्या है, तांबे से
ताम्रपाषाण काल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर नवदाटोली, कायथा, एरन, बैसनगर, ये सारे के सारे कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी, किसकी, ताम्रपाषाण काल की। अब महापाषाण संस्कृति ये क्या है, ये आपकी बेसिकली ना दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित थी। ये महापाषाण संस्कृति का मतलब क्या है कि एक तरीके से शवों को दफनाने की प्रथा, ठीक है। क्या करते थे पहले, दक्षिण भारत की एक संस्कृति थी कि जब इंसान मर जाता था तो उसको इसकी एक कब्र बनाते थे, मानव को दफनाते, और उसके आजू बाजू बहुत बड़े बड़े पत्थरों को एज अ स्मारक क्या कर देते थे, लगा देते थे। तो ये क्या हो जाता था, पूरा महापाषाण आपकी एक तरीके की आकृति हो जाती थी, बहुत बड़े बड़े पत्थरों का कवर अप कर दिया जाता था, ठीक है, आपकी समाधि को। तो इसी संस्कृति को क्या बोला गया, महापाषाण संस्कृति। और ये आपके एमपी में भी देखा गया किन किन जगह पर, आपके रीवा और सिवनी में ये मिलता है, ठीक है। अब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट आपकी खोज करते हैं, उनको देख लीजिए। जैसे आपकी कौन है, आपके महादेव पिपरिया में नर्मदा घाटी के पास, ठीक है, इसकी खोजकर्ता कौन है, तो आपके सुपेकर है, ठीक है। आपके हथनौरा, ठीक है, हथनौरा, होशंगाबाद, नर्मदा घाटी, मंदसौर, ये सब किस कौन है, तो एस डी सांकलिया, मैक ब्राउन, प्रोफेसर वाकणकर है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, आप करेक्ट कर लीजिएगा, वाकणकर, ठीक है। फिर आपकी है भीम बेटिका, तो भीम बेटिका में आपके कौन है, बीबी मिश्रा, ठीक है। आदमगढ़ शराश्रय में बी जोशी, ये सारे के सारे क्या है, इनके खोजकर्ताओं के नाम है, आप देख लीजिएगा। आप चाहे तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका कौन सा, अब हम पढ़ते हैं वैदिक युग, ठीक है, आपके मध्य प्रदेश का वैदिक युग। इसमें देखिए क्या है, तो वैदिक युग, आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब आप एमपी में क्यों नहीं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी पूरे भारत के सिर्फ उत्तर पश्चिमी इलाके तक ही क्या थी, सीमित थी। आपके यहाँ पर एमपी साइड इसके नामो निशान अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है। वैदिक युग के मिले हैं, क्यों, क्योंकि जो आप वैदिक युग में आप देखेंगे निषाद जाति का वर्णन है, तो निषाद जाति का जो निवास स्थल था वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के आसपास ही था, इसलिए निषाद जाति का, इसलिए हम बोलते हैं वैदिक युग का संबंध आपके एमपी से है। अब हम पढ़ते हैं आपके मध्य प्रदेश का काव्य काल, ठीक है। आपको पता है हमारे दो महाकाव्य हैं, कौन कौन से, रामायण और महाभारत। तो पहला हम देखते हैं रामायण काल से संबंधित। तो सर्वप्रथम आपके जो नर्मदा का जो रेवा के नाम से उल्लेख था वो कहाँ पर है, आपके रामायण काल में मिलता है, ठीक है। अब इसको रेवा से नर्मदा करने वाले जो इंसान थे वो कौन थे, पुरुकुत्स, ठीक है, पुरुकुत्स थे, जो इक्ष्वाकु नरेश, आपके अयोध्या का एक वंश था, कौन सा, इक्ष्वाकु नरेश। आपको पता है पूरे राम वगैरह भी इक्ष्वाकु वंश से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो राम भगवान जिनको आप भगवान कहते हैं, ठीक है, हम जिनको भगवान मानते हैं, ठीक है। तो पुरुकुत्स कौन थे, इक्ष्वाकु नरेश जो था मंधाता, उनके पुत्र थे। इन्होंने ही क्या किया था, रेवा का नाम क्या रखा था, नर्मदा रखा था, ठीक है। शत्रुपति जो शत्रुघ्न के पुत्र थे, आपको पता है चार भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जो शत्रुघ्न थे उनके जो पुत्र शत्रुपति, उनका जो एरिया था, जो उनके बेटे जो शत्रुघ्न के जो बेटे थे उनका जो शासन का एरिया था वो कौन था, दशाण, जिसको आज विदिशा के नाम से जाना जाता है। रामपुत्र जो कुश थे वो दक्षिण कौशल से संबंधित थे। अब पहले क्या था, आपका जो छत्तीसगढ़ था वो आपके एमपी का ही हिस्सा था, 2000 में आपका अलग हुआ। तो दक्षिण कौशल आज आपको पूरा का पूरा दंडकारण्य वन वगैरह, जहाँ पर राम को वनवास मिला तो उन्होंने अपना बहुत सा समय वहाँ पर ही बिताया था, ठीक है, ऐसा माना जाता है श्रुतियों के अनुसार। तो ये क्या है, आपका दक्षिण कौशल का हिस्सा भी रामपुत्र जो कुश को मिला, जिसको आज हम कुश स्थली भी कहते हैं। तो ये है आपके रामायण काल से संबंधित आपके कुछ तथ्य। दूसरा है आपका महाभारत काल, ठीक है। तो महाभारत के युद्ध में जो छोटे छोटे, आपको पता है युद्ध में हमेशा दो पार्टी होती हैं, और दोनों पार्टीज में क्या होता है, कोई किसी पार्टी को सहयोग करता है, कोई किसी पार्टी को सहयोग करता है। तो दो पार्टीज कौन कौन सी थी, एक थी पांडवों की और एक थी आपकी कौरवों की। तो कुछ ऐसे राजा थे आपके मध्य प्रदेश के, कुछ ऐसे वंश के राजा थे जिन्होंने कौरवों का साथ दिया, किसी ने किसी पांडवों का साथ दिया,
ठीक है। तो जिन्होंने आपके पांडवों का साथ दिया वो कौन कौन थे, आपके एमपी से रिलेटेड वत्स थे, काशी थे, चेदी थे, दशाण थे, मत्स्य थे। ये सारे के सारे कौन थे, जिन्होंने पांडवों का साथ दिया। और कौरवों का साथ किसने दिया, माहिष्मती ने, नील ने, अवंती ने, बिंद ने, अवंती के बिंद ने, ठीक है, भोज ने, ये सारे के सारे लोगों ने कौरवों का साथ दिया। पांडवों का जो अज्ञातवास का कुछ समय आपके अवंती में भी बीता था, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अवंती। तो अवंती जो आपका उज्जैन है आज, ठीक है, वहाँ पर बीता था। भारतवंशी जो नील है, ठीक है, वो खंडवा के शासक थे। तो ये क्या है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट महाभारत काल से संबंधित तथ्य। अब हम दोस्तों आते हैं अपने जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क आपके मैप पर, आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स का क्या है मैंने इंडिकेशन किया है। तो आपको यहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपकी सभ्यता का कैसे क्या विकास हो। देखिए, आपको पता है एमपी की नर्मदा नदी यहाँ कहीं से ऐसे जाकर, तो ये पूरा हिस्सा देखिए नर्मदा घाटी का स्थल है, ठीक है। इस नर्मदा घाटी में आपका जो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो साइट्स है, ये जो दो इम्पोर्टेंट साइट्स है आपकी कौन कौन सी, आपकी आपकी कौन सी, भीमबेटका और आपकी आदमगढ़। ये दोनों की दोनों साइट्स किससे रिलेटेड है, आपके पाषाण काल से रिलेटेड है, यानी आपके प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड है, ठीक है। तो रायसेन के पास है आपका भीमबेटका, यहाँ से लगभग लगभग पूरा पाषाण काल से संबंधित आपकी 500 साइट्स निकली हैं, ठीक है। 500 साइट्स का क्या है, खोजा गया है। फिर है आपके आदमगढ़। तो आदमगढ़ में भी आपकी क्या है, होशंगाबाद के पास है, यहाँ पर मानव की क्रीड़ा स्थली मिली है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। फिर है आपका कौन सा, अभी जितनी भी साइट्स आपको दिख रही है ना बाकी की, ठीक है, आप जितनी भी स्क्रीन पर साइट्स देख रहे हैं, जैसे एरण, अवरा, आपके कौन सा डांग वाला, ठीक है, कायथा, नागदा, आज़ाद नगर, नवदा टोली, ये सारी की सारी साइट्स किससे रिलेटेड है, तो आपके ताम्रपाषाणिक संस्कृति से। देखिए तो कितना इम्पोर्टेंट साइट्स आपके यहाँ मालवा के क्षेत्र में ही है, ठीक है, मालवा के क्षेत्र के साइड ही हैं। तो ये आपकी मालवा क्या है, पूरा ताम्रपाषाणिक संस्कृति से क्या थी, रिलेटेड थी। तो एरन कहाँ पर है, आपके सागर में है। अवरा कहाँ पर है, मंदसौर में है। डांग वाला, कायथा, नागदा, ये आज आपके उज्जैन में है, ठीक है। उज्जैन से थोड़ी सी 20-30 किलोमीटर की दूरी पर डांग वाला एक साइट है, ठीक है। कायथा और नागदा दोनों उज्जैन में है। पहली ताम्र बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आपके कायथा से प्राप्त हुई थी, याद कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि पहली ताम्र बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आपके कायथा से प्राप्त हुई थी। आज़ाद नगर इंदौर में है। नवदा टोली, ठीक है, नवदा टोली कहाँ पर है, आपके महेश्वर खरगोन में है। यहाँ से आपके ताम्रपाषाणी संस्कृति से रिलेटेड क्या प्राप्त हुए, आपके सुनियोजित नगर प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये है आपके, मैंने आपको देखिए मोटे मोटे तौर पर 3 आपकी संस्कृतियाँ पढ़ा दी हैं। आपकी कौन कौन सी, आपका वैदिक संस्कृति, आपका महाकाव्य की संस्कृति, ठीक है, आपके प्रागैतिहासिक काल के जो समय था, और ताम्रपाषाणी की सारी चीज़ें मैंने आपको इस एक लेक्चर में कंप्लीट कराई है। आप इनको देखिए, पूरा लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा लेक्चर आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कहीं पर कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, और इस लेक्चर को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिल सके, और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।